दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको अपने प्रथम लेक्चर में आपको विज्ञान का सिलेबस प्रोवाइड किया है, आपको पता है। आज मैं उसी कड़ी में अपनी बातों को आगे लेके चलता हूं। आपके सामने लिखा हुआ है कि आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर जो आपका गणित का पाठ्यक्रम है, आज उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये भी पता है कि मैं आपको जो डीएलएड का आपका प्रथम सेमेस्टर अगर मैं आपका एडमिशन करवा सकता हूं तो मैं इतनी क्षमता रखता हूं कि आपको पास भी आगे करवा सकता हूं, ठीक ना। हाँ, लेकिन आपको पास करवाने से तात्पर्य ये नहीं कि आप घर बैठे रहिए मैं पास करवा दूंगा, नहीं। मैं यहाँ जो आपको मैटर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको बस वो ध्यान से थोड़ा सा देखना है, पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पास तो यार आप हो ही जाओगे। आपका जो डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर होता है, देखिए उसमें आपको एकदम बेसिक मैटर दिया जाता है। अभी आप जब मैथमेटिक्स का सिलेबस देखेंगे ना, तो आपको देखकर बड़ा मजा आएगा, आपको ऊर्जा मिलेगी कि ये तो हमें बहुत आसान सा पढ़ना है। लेकिन थोड़ी सी समस्या उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे जैसे इंटरमीडिएट में ग्रेजुएशन में बीए किए रहते हैं, उनको थोड़ी सी समस्या होती है, जो मैथमेटिक्स से थोड़ा सा दूर हट जाते हैं, तो विडंबनाएं उनके लिए होती हैं। खैर, वो घबराएंगे नहीं, अगर मेरे साथ वो जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें लाभ होगा, ठीक ना। आपने कल के वीडियो में हमने साइंस का जो सिलेबस प्रोवाइड किया था, उसमें कितने अच्छे से हम डिस्कशन किए थे, आपने देखा है। चलिए बात करते हैं हम आगे। डीएलएड आपके समक्ष लिखा हुआ है, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर गणित पाठ्यक्रम। देखिए पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। हम अपने हर लेक्चर में पाठ्यक्रम से आपको बताते हैं पाठ्यक्रम का मतलब क्या होता है। पाठ्यक्रम का मतलब भैया यही होता है कि जैसे एक गोला होता है, ठीक, एक गोला होता है और उसमें एक जो है केंद्र होता है। जैसे यही मान लीजिए आपका गोला है और ये केंद्र है, तो जब यह केंद्र आपका है, ये गोला बना हुआ, इसी केंद्र से लेकर इसी गोले के अंदर आपको रहना है, बाहर नहीं जाना है। अच्छा, एक आप देहाती लैंग्वेज में समझिए, जैसे आपके यहाँ भैंस होंगी, गाय होंगी, अगर वो जिस खूंटे में बांध दी जाती हैं, वो उसी खूंटे जो रस्सी बांधी जाती है, जितनी बड़ी रस्सी होती है खूंटे से लेकर, उसी के दायरे में वो घूमती रहती हैं। हमारा सिलेबस वही काम करता है, जैसे एक रस्सी में बंधी हुई भैंस जिसके अंदर घूमती है, वही हमारा सिलेबस है। सिलेबस जो यहाँ आपके सामने लिखा है, अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो ले भी सकते हैं, मैं बगल हट रहा हूँ। सिलेबस हमारा वही होता है कि आपको इसी दायरे के अंदर पढ़ना है, बाकी आपको बाहर नहीं जाना है, ठीक ना। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए आपके सामने लिखा है संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, आगे अंकों का ज्ञान तथा स्थानीय मान, संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, ठीक, संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान आपके सामने लिखा है। भैया क्या आप संख्या नहीं जानते हैं? संख्या आप नहीं जानते हैं कि हम संख्या किसे कहते हैं? ठीक, संख्या आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते, जैसे मेरे पास 3 मार्कर है, मैं आपसे कहूं कि आप बताइए ये कितनी संख्या में मार्कर है, तो भैया आप यही कहेंगे कि कितनी वस्तुएं हैं का बोध जहां होता है उसी को हम संख्या कहते हैं। तो भैया यहाँ 3 वस्तुओं का बोध हो रहा है, तो हम इसे 3 से जो है यहाँ प्रदर्शित करेंगे, ठीक ना। तो आप समझे कि संख्या किसे कहते हैं। ऐसे ऐसे मैं आपको बताऊंगा यार, जो अगर आप पढ़ोगे ना, तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको 100% समझ में आए, ये मेरी गारंटी है। हाँ, अगर आप डेमो के तौर पर देखना चाहते हो कि मैं मैथमेटिक्स कैसा आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपसे पर डे कह रहा हूँ कि आप चले जाइए मेरे चैनल पर, वहाँ से आप प्लेलिस्ट को ओपन करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम की बहुत सारी वीडियो वहाँ पड़ी हुई हैं, ठीक ना। आप वहाँ देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मैथ कैसा पढ़ाता हूँ। हालांकि वह टेट लेवल का है। एक चीज़ आप जानिएगा कि अगर वह टेट लेवल का है तो आपके काम की चीज़ है, बस यही मैं कहूँगा आपसे, ठीक ना। चूंकि आपका डीएलएड करना उद्देश्य नहीं है, आपका उद्देश्य है कि मैं भविष्य में टीचर बनूंगा, ठीक ना। आपका उद्देश्य है कि मैं भविष्य में टीचर बनूंगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर वो टेट का मैटर है तो आपके काम की चीज़ है, ठीक ना। आप समझ गए। देखिए आगे क्या है, संख्यात्मक का बोध हो गया। अंकों का ज्ञान कैसे करना है आपको, वो भी आपको पढ़ना है। आप अंकों का ज्ञान कैसे करेंगे। स्थानीय मान, स्थानीय मान बहुत ही आसान चीज है, ठीक, हलवा एकदम लगेगा। स्थानीय मान एकदम हलवा लगेगा यार। आपके टेट में 1 नंबर का 100% आना है, प्लेस वैल्यू एंड फ्रेश वैल्यू, ठीक ना, 1 नंबर इससे आएगा। और इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना है, आप रोमन अंक को जानते होंगे।
आप रोमन अंक को जानते होंगे कि रोमन अंक क्या होता है, थोड़ा सा उस पर भी आपको डिस्कशन करना है, ठीक ना। किस पे? रोमन अंक पे, ये भी आपको पता है। और इसमें जैसे अगर हम कहें कि संख्या तथा संख्यात्मक ज्ञान में बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, बट एक ही आज तो यह मैं सिर्फ आपके सामने सिलेबस का डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी मैं जब आपके सामने इसका मैटर आपको दूंगा ना तो बहुत मज़ा पाओगे, ये मुझे उम्मीद है। आगे क्या है? आगे आप देख रहे हैं गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं क्रिया। ठीक, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं क्रिया, इसमें क्या करना है भैया? ये यार गुणा है, भाग है, ठीक ना। आपको गुणा भाग तो आता ही होगा, चाहे आप बीए किए हैं चाहे आप बीएससी किए हैं। गुणा भाग उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा। इसमें हमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, इतने समझदार हैं कि आप कर सकते हैं। अरे 56 गुणे 5, 50 गुणे 5, ये तो आप कर ही सकते हैं, ठीक ना। ये उम्मीद है कि आप समझ गए। अब बात आती है कि भिन्न की संकल्पना एवं गणित की संक्रियाएं। ठीक भैया, भाग की संकल्पना, सॉरी, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। देखिए, भिन्न की संकल्पना में बहुत कुछ आपको नहीं पढ़ना है, ठीक ना। भिन्न, इसमें आपका जो डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर है उसमें आपको थोड़ा सा उसके सिलेबस पर डिस्कशन है। ये सिलेबस में जैसे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखना है डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में, भिन्न की संकल्पना तथा गणितीय संक्रियाएं। देखिए, भिन्न में जो आपको पढ़ना है, जैसे भिन्न के प्रकार पढ़ना होगा, ठीक, भिन्न के प्रकार पढ़ना होगा। भिन्न कितने प्रकार की होती है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि भिन्न कितने प्रकार की होती है तो आप कहेंगे कि पहले तो सम भिन्न होती है, उसके बाद अगर हम आपसे कहें कि और कोई होती है तो आप कहेंगे विषम भिन्न होती है, विषम भिन्न होती है। उसके बाद फिर ऐसे से बहुत सारी भिन्न होती हैं, ठीक ना। एक मिश्र भिन्न भी होती है, इसी तरह सजातीय बहुत सारी भिन्न होती हैं। मैं आपको एक सिलेबस के दायरे में रखूंगा, आपको बहुत हार्ड लेवल में नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आपको सेमेस्टर का एग्जाम देना है, ना कि आपको बहुत बड़ा एग्जाम देना है, ठीक ना। आगे क्या है? जैसे अगर हम आपसे कहें कि दशमलव की संख्या की अवधारणा एवं दशमलव में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, ठीक ना। आपने देखा कि दशमलव की संख्या की अवधारणा, दशमलव की संख्या में प्रयुक्त अंक, इसमें आपको क्या करना है? देखिए, दशमलव की संख्या में अवधारणा से तात्पर्य आपका यही है कि जैसे हम आपसे अगर कहें कि आपको कोई संख्या दी जा रही है, ठीक, आपको कोई संख्या भैया दी जा रही है तो आप कैसे करेंगे? ठीक, जैसे कोई संख्या दे दी गई, अगर उसमें हम कहें, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मैं बात करूं 2.57, इसी को दे दिया गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसमें स्थानीय मान निकालिए, तो आप उसमें स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान और इनका स्थानीय मान में थोड़ा सा अंतर होता है। और अंतर क्या होता है यहां मैं आपको नहीं बताऊंगा, यहां मैं सिर्फ आपको सिलेबस का दायरा बता रहा हूं कि आपको सिलेबस में पढ़ना क्या क्या है, ठीक ना। देखिए, दशमलव संख्या की अवधारणा से तात्पर्य यह है कि दशमलव में थोड़ा सा आपको जानना है कि दशमलव क्या होता है, कैसे होता है, कहां प्रयोग किया जाता है। इसी से तात्पर्य है दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंक, जो दशमलव, जैसे कोई संख्या दी जाएगी उसमें प्रयुक्त होगा कहां दशमलव, और गणितीय संक्रिया इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसी से तात्पर्य है, ठीक ना। देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत कठिन है, ठीक, आपको लग रहा होगा कि यह बहुत कठिन है, लेकिन यार हलवा बना दूंगा, ये जान लीजिए। ये मैं आपसे 100% मेरे रोम रोम खड़े हो जाते हैं, ये जान लीजिए, जब मैं यहाँ खड़ा होता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिए, आप कुछ मत करिए, सिर्फ आप वीडियो देखिए। हाँ, लेकिन मैं इतना और कहूँगा कि आप कम से कम एक कॉपी और एक कलम लेके जरूर बैठिएगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि जहाँ आपको कन्फ्यूज़न होती है, वहाँ आप कमेंट करिएगा। मेरी कोशिश ये है कि आप, अगर एक चीज़ और, आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइए, आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद से बना हुआ है मेरा इंस्टाग्राम, आप वहां से डायरेक्ट मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन एक दायरे में रहकर, आप ये नहीं कि हमेशा आप चैट ही करते रहें, हमेशा मेरे पास वैसे भी वक्त नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको लोगों के लिए वक्त निकालना पड़ता है। चलिए, आगे लिखा है अपवर्त। अपवर्त का मतलब क्या होता है? अपवर्त का मतलब होता है भैया विभाजन, ठीक ना। अपवर्त का मतलब होता है विभाजन, और अपवर्त के बाद आपका लिखा हुआ है, अपवर्त के बाद अपवर्तक लिखा हुआ है। उस अपवर्तक से तात्पर्य आपका है कि गुणज, अपवर्त का तात्पर्य गुणज है। उसके बाद आगे लिखा है समापवर्त, समापवर्तक की अवधारणा,
ठीक ना। समापवर्त और समापवर्तक की अवधारणा, देखिए अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें अपवर्तक की, तो हालांकि आप अभी मत जानिए अपवर्तक, लेकिन फिलहाल अगर आपकी इच्छा कर रही तो जान भी सकते हैं। देखिए अगर हम परिभाषा की आपसे बात करें, वह संख्या या व्यंजक, वह संख्या, सुनिएगा, वह संख्यक या व्यंजक जो किसी दी गई संख्या को, जैसे कोई संख्या अगर दी जा रही है उससे है पूरा पूरा विभाजित कर दे। सपोज दैट कि अगर हम बात करें, जैसे यहाँ 10 है, अगर इस 10 के हम अपवर्तक की बात करें तो उतनी संख्याएं होंगी जो 10 को पूरी तरह से विभाजित कर देता है, ठीक ना। तो यही चीज अपवर्तक होता है। और ये अपवर्तक और अपवर्त भी उसी का सटीक भी होता है, ये समझिए। खैर अभी आप इतना मत जानिए, बस आप एक सिलेबस के दायरे में रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आएगा। समापवर्त और थोड़ा सा अंतर है इनमें भी और इनमें भी, लेकिन थोड़ा सा अंतर वही आपको कंफ्यूजन क्रिएट करता है। खैर आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक ना। चलिए आगे क्या है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक लिखा है एलसीएम और एचसीएफ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। लासा और मासा आपको पता होगा। अरे यार लासा मासा क्या आपको नहीं आता है? ठीक, लासा मासा भैया आपको आता है, मैं जानता हूं, उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, ठीक ना। मैंने आपको बताया कि एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना। आपको इसी को, जैसे गुणन, अगर हम कहें आपसे कि एचसीएफ को आप गुणनखंड विधि से और भाग विधि से दोनों तरह से हल करिए, तो आप कैसे करेंगे? एचसीएफ एलसीएम को अगर हम कहें, इसी सब को आपको जानने की जरूरत है। हाँ, इसमें थोड़ा सा और आगे लेवल बढ़ता है तो उस लेवल को हम बताएंगे। जैसे अगर कहता है कि दो संख्याओं का माशा 15 है, एक जो है उनका गुणनफल इतना है, तो उसका लाशा ज्ञात करें या मासा ज्ञात करें। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होता है, थोड़ा सा उसमें ये बनते हैं। कभी कभी आपका एलसीएम भी पूछ लिया जाता है, एचसीएफ भी पूछ लिया जाता है, ठीक ना। और ये आगे क्या है, हाँ, भाज्य तथा अभाज्य, ठीक ना। यार इस सब पे लेक्चर हमने यूपी टेट लेवल का डाल रखा है, अगर वहां से आप देखते हैं तो बहुत मजा वहां से आएगा। वहां से थोड़ा सा स्ट्रांग लेवल जाता है और यहाँ जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे यहाँ आपके थोड़े से लो लेवल के रहेंगे, ठीक ना। लेकिन अगर आपको बेस मजबूत करना है तो जरूरी आपको ये देखना है, ठीक ना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप वो मत देखिए, उसे भी देखिए, क्योंकि आगे तो आपको देखना है ही। चलिए यहां देखिए एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम मीन्स होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ मीन्स होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आगे क्या है, भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ। देखिए भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, भाज्य क्या होता है, जैसे कोई संख्या दी जा रही है वह किस संख्या से भाज्य होती है। भाज्य मीन्स होता है कि सम संख्याएं जो होती हैं वही हमारी भाज्य होती हैं, और अभाज्य संख्याएं जो किसी संख्या से ना कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसी का अर्थ आपको जानने की जरूरत है, ठीक ना। इतना समझे। आगे क्या है, प्रतिशत का अर्थ। यार आप देखिए, आप प्रतिशत में और कितना आप लो लेवल पढ़ेंगे, ठीक, और कितना लो लेवल। प्रतिशत का अर्थ आपको जानना है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है उसको आपको जानने की जरूरत है। और आगे क्या है, प्रतिशत का अर्थ है और उसके संकेत कैसे होते हैं। क्या आप संकेत नहीं जानते हैं? संकेत नहीं जानते हैं कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत का अर्थ होता है 100, ठीक ना। प्रतिशत का अर्थ होता है 100। देखिए इसका संकेत आप जानते होंगे, संकेत आपको पता होगा कि संकेत यही होता है प्रतिशत का, ठीक ना। और आगे क्या है, प्रतिशत का ज्ञान। इतना तो आपको पता ही होगा कि प्रतिशत का जो है, कम से कम इतना तो आपको जानने की जरूरत है। अगर इतना नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी मैथ बहुत कमजोर है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। खैर आप घबराइएगा मत, मैं आपके साथ हूं, ठीक ना। इतना समझे। आगे क्या है, प्रतिशत का ज्ञान तक तो हो गया। देखिए अब आगे आता है आवर्ती आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, ठीक, आवर्ती आंकड़ों का पिक्टोग्राफ, उसके बाद बार ग्राफ, और क्या है पाई ग्राफ, और बहुत सारे। इनको कैसे निरूपण हम करेंगे, जैसे सोमवार मंगलवार इस ऐसे दिए जाते हैं, आपको कहा जाएगा कि आप इन्हें पिक्टोग्राफ पर दर्शाइए या बार ग्राफ पर दर्शाइए। इसी तरह से आपको इसमें पूछे जाएंगे, ठीक ना। इसमें बहुत हार्ड लेवल का नहीं आता है, डंडा उंडा बनाया जाता है, जैसे इसी तरह से देख लेंगे। डंडा क्या नहीं समझ पाएंगे, ऐसे ऐसे होता है, स्केच नहीं चल रहा है। देखिए
एक ऐसे बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, और इसे छोटा, इसी तरह से बनाया जाता है। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, यही सब होते हैं। हालांकि आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी, ये मुझे उम्मीद है। ये आसान चैप्टर होते हैं, इसके नीचे जो भी हैं। थोड़ा सा और आता है सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध, इसके जोड़ तथा घटाना। यार कोई भी, अगर आप इतना तो आपको आता ही होगा कि जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, ठीक ना। जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, यह आपको आता होगा। खैर अगर नहीं आता है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। जैसे इसमें क्या रहेगा कि कुछ बीजीय व्यंजक दिए जाएंगे, बीजगणितीय व्यंजक दिए जाएंगे, एक्स वाई, वाई का खा, इस तरह से व्यंजक आपको दिए जाएंगे। आपको कहा जाएगा कि इसे जोड़िए, इसे घटाइए। जैसे और भी दिया जाएगा 5x² + 3x² + 8 का मान क्या होगा, योग क्या होगा, इसी तरह से आपको दिया जाएगा। खैर इसमें घबराने की बात नहीं है। हाँ थोड़ा सा ये मैं मानता हूँ कि जो आपका बीजीय व्यंजक होता है, बीजगणितीय होता है, वो थोड़ा सा कठिन होता है, बट आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं आपके साथ जुड़ा हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैं आपके मंजिल तक पहुँचाने का काम आपसे करूँगा, ठीक ना। चलिए आगे क्या है, आगे आप देख रहे हैं तल तथा तलखंड, ठीक ठीक, तल तथा तलखंड, और आगे लिखा है रेखा वक्र, रेखाखंड, किरण तथा कोणों की संकल्पना, ठीक ना। ये आपको कैसे पढ़ना है। जैसे तल क्या होता है, आपके एग्जाम में आएगा तल क्या होता है, हालांकि इतना लो लेवल तो नहीं आता है, आता है कि तल क्या होता है, तलखंड क्या होगा, उसके बाद बिंदु क्या होती है, बिंदु रेखा रेखा वक्र क्या होता है, और रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है, किरण तथा कोण की संकल्पना, यही सब इसमें पूछा जाएगा। बाकी जो है बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम कहें आपसे कि आप सोच रहे होंगे कि सर तलखंड क्या होते हैं, सोचिए जरा सा आप कि तलखंड क्या होते हैं, तलखंड किसे कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो तलखंड आपका होता है भैया, तलखंड किसी भी तल के खंड, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, किसी भी तल के खंड या हिस्से, अगर हम खंड कहें या हिस्से कहें, जैसे अगर हम यही है, इसी रेखा को अगर हम कहें कि आप तलखंड में काट दीजिए, तो आप इसी तरह से काटेंगे, यही आपका तलखंड है। अगर हम इसे हिस्से में कहें तब भी यही हिस्सा है इनका, ठीक ना। हिस्से को तलखंड कहते हैं, जैसे यही है, ठीक यही है। अगर हम इसे कहें कि उसे आप काट दीजिए, तो जब आप काट देंगे तो उसी को हम तलखंड कहेंगे या हिस्सा कहेंगे, ठीक ना। इतना आप समझे। आगे क्या है, कहाँ गया, हाँ रेखाखंड, किरण और कोणों की संकल्पना। थोड़ा सा आप कोण के बारे में भी जानना है, कोण के बारे में आपको क्या जानना है, जैसे कोण खींचना क्या होता है, कोण कैसे बनाएंगे, यही सब जानना है। बाकी आपको बहुत ज़्यादा नहीं जानना है। आपका अगला क्या है, अगला आप देख रहे हैं पटरी तथा प्रकार की सहायता से, हाँ पटरी तथा प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश, यहां आप देख रहे होंगे, देखिए 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश के कोण बनाना। अरे यार 60 अंश और 90 अंश, जैसे अगर आप चांदा लिए रहेंगे, आप अगर चांदा लिए हैं तो अगर आप कोशिश करेंगे उस चांदे से भी खींच लेंगे, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दी गई है, पटरी और प्रकार, पटरी और प्रकार की सहायता से खींचना है, ठीक ना। चांदा वहां इस्तेमाल नहीं करना है, आपको सिर्फ पटरी और प्रकार मीन्स गोला प्रकार जो आपका होता है उसी को आपको खींचना है, ठीक ना। पटरी प्रकार की सहायता से 60 अंश और 90 अंश और 120 अंश। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ 60 अंश का खींचना है, 3 ठो हम रट लिए तो हमारा काम हो गया, नहीं। आपको इसी दायरे के अंदर 45 अंश, 50 अंश, 40 अंश, 20 अंश का कोण भी खींचना होगा। ऐसा नहीं कि आपको अगर 3 दिया है तो 3 खींचना होगा, नहीं, इस तरह का सोच आप मत रखिएगा, ठीक ना। इसे भी मैं बताऊंगा आपको, हालांकि पटरी और प्रकार की सहायता से बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगा कि आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक ना। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे क्या है, कोणों के प्रकार, ठीक, कोणों के प्रकार। देखिए इसमें क्या है, कोणों के प्रकार, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आएंगे। जैसे आपको कोण दे दिया जाएगा कि 90 अंश, 100 अंश, 120 अंश, 180 अंश आपको दे दिया जाएगा, आपसे कहेगा कि समकोण कौन सा है। जैसे एक जो है ऑप्शन दे दिया जाएगा 90 अंश, 120 अंश, 70 अंश, सॉरी 70 मत लिखिए,
150 अंश और यहाँ दे दिया जाएगा 170 अंश। ठीक, 170 अंश यहाँ दे दिया जाएगा। ठीक ना, इसी तरह से आपको दे दिया जाएगा और इसमें आपसे पूछेगा कि 90 जो है समकोण कौन सा है। ठीक, समकोण कौन सा है, तो आप जब जानते रहेंगे कि समकोण कौन सा होता है तभी तो आप बताएंगे भैया, तभी तो आप बताएंगे कि समकोण कौन सा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपके एग्जाम में जो है ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं आते हैं। 5 नंबर का इस 25 नंबर के एग्जाम में आपका आएगा, ऑप्शन पर डिपेंड रहता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं। ठीक ना, ये समझ लीजिएगा। इस तरह मत समझिएगा कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा कम जानना है, नहीं। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लें कि भैया आप समकोण किसे कहते हैं, इसी तरह का ऑप्शन दे दिया जाएगा। आप जब जानेंगे कि समकोण किसे कहते हैं तभी आप बता पाएंगे। ठीक ना, तो इसको आपको जानना है कि न्यून कोण किसे कहते हैं, समकोण, अधिक कोण। एक चीज और, आप जैसे इसमें 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, बट और भी कोण के प्रकार होते हैं, उसको भी आपको जानने की जरूरत है। ठीक ना, ये मत समझिएगा कि सिर्फ इतना है। ठीक, आगे यहाँ लिखा है, थोड़ा सा जगह कम था, लिखा है त्रिभुज। देखिए यहाँ लिखा है त्रिभुज, आयत, वर्ग तथा वृत्त की अवधारणा तथा इसके अंगों की जानकारी। ठीक ना, त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं, आयत के कौन कौन से अंग होते हैं, वर्ग के और वृत्त के कौन कौन से अंग होते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। और इनकी अवधारणा क्या होती है, इसको भी आपको जानना है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि त्रिभुज के आप अंग बताइए, तो आप क्या कहेंगे? त्रिभुज में सबसे पहला काम जो होता है वह भुजा होती है। सुनिएगा, ध्यान दीजिए यार, त्रिभुज में पहला जो होता है वह भुजा होती है, और दूसरा जो होता है, सुनिए, दूसरा जो होता है भैया वह आधार होता है। ठीक, आधार होता है। उसके बाद इसी तरह से जैसे आधार हुआ आपका, शीर्ष कोण हुआ, जो है आधार कोण हुआ, त्रिभुज के माध्य के बहुत सारे अंग आएंगे, तो उस अंग पर भी हम आपकी डिस्कशन करेंगे। उसी तरह आयत के भी वर्ग होते हैं, वर्ग कह रहे हैं, आयत के भी कुछ अंग होते हैं, वर्ग के भी कुछ अंग होते हैं, तो बहुत सारे आएंगे। मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक ना, इतना आप समझ गए। अब लास्ट में अगर हम आपसे बात करें कि देखिए यहाँ लिखा है परिमिति का अर्थ क्या होता है। ठीक, परिमिति मीन्स पेरीमीटर आपका क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना अति आवश्यक है। पेरीमीटर क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूँ भैया कि जरा सा आप लोग पेरीमीटर के बारे में बताएं, यहाँ पेरीमीटर लिखा है, तो आप क्या बताएंगे? देखिए पेरीमीटर जो होता है उसका अगर हम इंग्लिश वर्ड की बात करें तो पेरीमीटर का अर्थ होता है परिमिति। ठीक ना, परिमिति। परिमिति शब्द जो है वह 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, एक टॉपिक पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिए। देखिए अगर हम पेरीमीटर की बात करें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए यार, बोलिए मत। देखिए परिमिति का अर्थ जो होता है, परिमिति परिधन मिति से बना होता है। परि का अर्थ है चारों ओर, ठीक, परि का अर्थ है चारों ओर, और मिति का अर्थ है मापना। और अगर हम इनको मिलाकर बात करें तो जो परिमिति का शाब्दिक अर्थ होगा वह भुजाओं को मापना, के उसी को हम, जैसे कोई किसी आकृति को अगर हम कैसे मापते हैं उसी से हम तात्पर्य परिमिति के अर्थ से करते हैं। ठीक ना, तो इसी सब के बारे में पढ़ना है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हम आपसे एक बात आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ आपका एग्ज़ाम जो होता है वह 25 नंबर का होता है। ठीक, 25 नंबर का एग्ज़ाम होता है और यह आपके 1 घंटे का समय होता है। 1 घंटे का समय होता है 25 नंबर में, और इसमें भी आपको 12 नंबर पाना मस्ट होता है। अगर आप 12 नंबर से कम पाते हैं तो फेल माने जाएंगे। ठीक ना, 12 नंबर से कम पाते हैं तो फेल माने जाएंगे। इसीलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं आपसे 100% ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आएगा। ठीक, तो ये रहा आज का हमारा साइंस का सिलेबस। अगर आपको कहीं कन्फ्यूज़न होता है, कहीं भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करिएगा, और इतना ज़रूर आप बताइएगा कि आपको सिलेबस कैसा लगा जान के, क्या सिलेबस के बारे में आपको कन्फ्यूज़न है। ठीक, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक तो जरूर करिएगा। थोड़ा सा लाइक करने से आपका हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ठीक, तो थैंक्स, धन्यवाद।